गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यतीन प्रताप। आज आप लोगों को फोर्थ सेमेस्टर के अंदर डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के अंदर हम लोगों का पेपर है शांति शिक्षा एवं सतत विकास, उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा था हिंसा, वायोलेशन की बात कर रहे थे। उसमें बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं हम। हिंसा के मोर्चे हमारे टॉपिक चल रहा था, उसमें से पहला बता दिया था मैंने जाति। दूसरा हिंसा का मोर्चा है या फ्रंटियर्स ऑफ द वायोलेशन। तो इसका दूसरा नंबर है वो है लिंग भेद। अब लिंग भेद क्या है इसको समझ लेते हैं हम लोग। लिंग भेद को जानते हैं कि लिंग भेद है क्या। तो सबसे पहले हम शब्द से ही जानते हैं जेंडर के आधार पर या लिंग के आधार पर छात्रों एवं छात्राओं के साथ, बालक एवं बालिकाओं के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करना ही लिंग भेद कहलाता है। एक बार फिर समझते हैं, बालक बालिकाओं के साथ लिंग के आधार पर या उनके जेंडर के आधार पर उनके साथ भेदभाव करना, उनके साथ दोहरा बर्ताव करना, उनके साथ जो चीज़ें हैं उनमें समानता न रखना ही क्या है, लिंग भेद कहलाता है। और लिंग भेद के कारण भी जो व्यवहार किया जाता है वो एक हिंसा का ही रूप है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं, एक प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें, हम व्यवहारिक जीवन की बात करें तो वहाँ भी हम देखते हैं कि जो प्राचीन काल से लिंग भेद की समस्या चली आ रही है। हम चाहे आज कितना भी आधुनिक होने की बात करें, कितना भी मॉडर्न होने की बात करें, लेकिन कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के अंदर नहीं तो कम से कम 80% लोगों के अंदर आज भी लिंग भेद की भावनाएं हैं। खासतौर से अशिक्षित वर्ग में तो बहुत ज़्यादा ही स्थिति खराब है। इसमें हम लोग देखने को मिलता है कि घर में जो बालक होते हैं, बच्चियां होती हैं, एक ही परिवार में एक ही माँ बाप के बालक और बालिकाएं, तो बालिकाओं के साथ अन्याय किया जाता है, बालिकाओं पर काम दिया जाता है, बच्चों को छूट दी जाती है, बालिकाओं को कहा जाता है तुम चार दीवारी के अंदर रहो, जबकि लड़कों को आने जाने की पूरी स्वतंत्रता रहती है। इसके बाद भी महिलाओं को दो दर्जे का माना जाता है, लड़कियों को दो दर्जे का माना जाता है, उनके साथ दोहरा बर्ताव इसलिए किया जाता है, ये समझा जाता है कि लड़कियां पराया धन हैं, अर्थात जो लड़कियां हैं वो परिवार पर एक भार हैं और वो जब वयस्क हो जाएगी, युवा हो जाएगी, उसके बाद शादी होने के बाद वो दूसरे घर चली जाएगी। लड़कों को इसलिए ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, ज़्यादा महत्व दिया जाता है कि वो पढ़ लिखने के बाद माँ बाप का सहारा बनेगा, उनके जीवन का जरिया बनेगा कि किस तरीके से परिवार में वंश वृद्धि करेगा। इसका भी बहुत बड़ा हमें कार्ड देखने को मिलता है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो लड़के होते हैं वो ये माना जाता है कि लड़का युवा हो जाएगा तो वे एक और मेंबर को लेके आएगा, एक और साथी को लेके आएगा, शादी होगी, वैवाहिक जीवन जब विवाह होगा उसका तो बहू लेके आएगा, जब लड़कियों के सामने साथ ये नेगेटिव समस्या रहती है। इसके साथ साथ ये भी माना जाता है कि जो लड़के हैं वो परिवार के लिए, वो समाज के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जबकि लड़कियों को इसके विरुद्ध माना जाता है। तो इसलिए आज हमारे देश में जो महिलाओं के जेंडर की समस्या है, लिंगानुपात की समस्या है, बड़ी दयनीय स्थिति है। हम 2001 की जनगणना की बात करें, उस समय जनगणना उसकी तुलना में भी आज 2011 में लिंगानुपात में जो कमी आई है। हम देश के आज़ाद होने की बात करें उस समय भी स्थिति बहुत अच्छी थी आज के बजाय। तो इसलिए एक बड़ी समस्या है। तो इस प्रकार से महिलाओं के साथ दोहरा बर्ताव किया जाना, उनके साथ भेदभाव किया जाना, उनके साथ अन्याय किया जाना, उनके साथ बराबर के जो उनके भाई बहन हैं या भाई हैं उनके साथ बराबर का नज़रिया न अपनाया जाना, उनके साथ सुविधाओं में भेदभाव किया जाना, शैक्षिक अवसरों की समानता में उनके साथ दोहरा बर्ताव किया जाना ही क्या कहलाता है, लिंग भेद कहलाता है। और ये एक प्रकार से हिंसा है। जिस व्यक्ति के साथ, जिस छात्रा के साथ ये बर्ताव किया जाता है, इस प्रकार से एक हिंसा है। इस प्रकार से हिंसा में क्या है, हिंसा के मोर्चे थे, उसके जो स्वरूप थे उसमें हमने दूसरा लिंग भेद पढ़ा। लिंग भेद हमने अर्थ जाना कि लिंग भेद है क्या। अब ये समझते हैं कि लिंग भेद के स्वरूप क्या है, लिंग भेद कौन कौन से प्रकार से हमें समाज में देखने को मिलता है, उसने किस प्रकार से कौन कौन से
सांगठनिक रूप में अपनी पैठ बनाई है और कौन कौन से ग्रुप हैं, कौन कौन से प्रकार हैं जो लिंग भेद के हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं। पहला है भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या आज के सुशिक्षित समाज में, आज के आधुनिक समाज में बहुत बड़ा एक तरीके से कह सकते हैं बहुत बड़ा अपघटनकारी अप्रोच है। अर्थात इस अप्रोच के जरिए ही लिंग की जो जेंडर गैप हो रहा है या लिंग भेद की जो समस्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। क्योंकि जो भी डिस्क्रिमिनेशन छात्र छात्राओं के साथ किया जाता है, बच्चे बच्चियों के साथ किया जाता है, वो लिंग भेद के कारण। आज हम बात करते हैं पढ़े लिखे माँ बाप भी जो अपने को बहुत ज़्यादा प्रबुद्ध मानते हैं, बहुत ज़्यादा शिक्षित मानते हैं, वो भी लिंग भ्रूण में ही, पेट में ही बच्चों का लिंग परीक्षण कराकर उसको अवसर करा देते हैं, बच्ची को मार देते हैं जब पता चलता है बच्ची है। तो ये बड़ी समस्याएं हैं जिसके कारण आज भारत में लिंगानुपात निश्चित रूप से गिर रहा है। और ये उन बच्चियों के साथ जो निश्चित रूप से दुनिया में आने से पहले इनको खत्म कर दिया गया है। तो ये क्या है, भ्रूण हत्या है। और इस भ्रूण हत्या क्या है, उन महिलाओं के साथ हिंसा है जिनके साथ ये अत्याचार किया गया है, उनके साथ क्या है, एक हिंसा है। इस प्रकार से देखते हैं। अगला जो स्वरूप है, अगला जो प्रकार है लिंग भेद का, वो है शिक्षा में लिंग भेद के आधार पर अंतर। अर्थात हमें देखने को मिलता है कि शिक्षा व्यवस्था में के अंदर जब माँ बाप अपने छात्र छात्राओं को विद्यालय में भेजते हैं तो उस समय भी उनका दोहरा बर्ताव देखने को मिलता है। जो खासतौर से वो परिवार जो अभी भी अशिक्षित हैं, उनमें लड़कियों को अच्छे विद्यालय में नहीं भेजा जाता, जबकि लड़कों को पब्लिक स्कूल में पढ़ाया जाता है। और जो प्रबुद्ध बालिकाएं हैं उनको जो शिक्षा के अवसर हैं जो मिल सकते हैं, तो उनको क्या किया जाता है, उनको रोका जाता है। उनसे कहा जाता है कि हम आपकी शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकते, हमारे पास धन नहीं है। या कुछ शिक्षा ग्रहण कराने के बाद ये कहा जाता है कि आपका जब विवाह हो जाएगा या तो आप वहीं पर पढ़ना। इस तरीके से शिक्षा में भी लिंग भेद का आधार पर अंतर किया जाता है। वो भी क्या है, एक उनके साथ, महिलाओं के साथ या छात्राओं के साथ हिंसा है। अगला देखते हैं कार्य में भेदभाव। कार्य की बात करते हैं तो घर के अंदर भाई बहन होते हैं, महिलाओं से जो बच्चियां होती हैं, जो छात्राएं होती हैं, बालिकाएं होती हैं, उनसे ज़्यादा काम लिया जाता है। लड़कों के लिए काम के लिए नहीं कहा जाता। लड़कियों के लिए तमाम ऐसे काम हैं जो कराए जाते हैं, जबकि लड़के भी उन कामों को बराबर रूप से कर सकते हैं। इस प्रकार से लड़कियों को माना जाता है ये घरेलू कार्य के लिए ही बनी है। इनका जो जीवन है वो घरेलू जिम्मेदारियां संभालना है। जो भी जिम्मेदारियां हैं, जो भी उनके दायित्व हैं, उनको वो घरेलू स्तर पर पूरा करेंगी। जबकि लड़कों को पूरी स्वतंत्रता दी जाती है, उनके घर के कार्य उनसे नहीं कराए जाते। तो ये इस प्रकार से कार्य में भेद के कारण भी एक प्रकार से उनके साथ हिंसा की जाती है। अगला देखते हैं भोजन व्यवस्था में भेदभाव। आजकल हम लोग देखते हैं या जो वर्तमान सिनेरियो है उसकी बात करें तो जहाँ भी शिक्षा की कमी है, अशिक्षित परिवार हैं, उन परिवारों में छात्राओं के साथ, बालिकाओं के साथ बड़ा अन्याय किया जाता है। उन बालिकाओं को, जो बच्चे होते हैं, उनको तो पौष्टिक भोजन दिया जाता है जिसमें सारे पोषक तत्व होते हैं, जबकि लड़कियों को वैसा भोजन प्रदान नहीं किया जाता। और ख़ास तौर से स्थिति ये देखी जाती है जब परिवार में ज़्यादा बच्चे होते हैं तो लड़कों का जो बचा हुआ खाना, लड़कों के खाने के बाद जो खाना बचता है वो लड़कियों को दिया जाता है। इस प्रकार से भोजन व्यवस्था के आधार पर भी लिंग भेद किया जाता है और जो उनके साथ एक प्रकार की बहुत बड़ी हिंसा है। अब नेक्स्ट देखते हैं, वो है विकास के अवसरों में भेदभाव। हम बात करते हैं कि छात्राओं को विकास के उतने अवसर प्रदान नहीं किए जाते जितने छात्रों को प्रदान किए जाते हैं। हम बात करते हैं यदि कोई छात्रा मेधावी है, यदि कोई छात्रा बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है और वो पढ़ना चाहती है, वो IAS बनना चाहती है, वो एक प्रबंधक बनना चाहती है, वो जज बनना चाहती है, वो एंकर बनना चाहती है और उसके माँ बाप पढ़ाने की स्थिति में हैं, उसके बाद भी जो अशिक्षित परिवार हैं वो उन लड़कियों को नहीं पढ़ाते, वो उन लड़कियों को अवसर जो शिक्षा के समान अवसर हैं उनको प्रदान नहीं करते। क्योंकि वो पल्ला झाड़ लेते हैं कि हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास हम पढ़ा नहीं सकते, आप
और लड़की चाहे भी, बालिका चाहे भी कि हम अपना श्रम करके, हम अपना परिश्रम करके हम अपनी शिक्षा है, हमारी जो एम है, लक्ष्य है, उसको पूरा करेंगे, तो उस पर भी वो बहाने बनाते हैं और उनको बाधा डालते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि छात्राओं को जो अवसर मिलने चाहिए थे, जो विकास के अवसर मिलने चाहिए थे, उनसे उनको रोक दिया जाता है। इस प्रकार से उनके साथ हिंसा की जाती है, लिंग भेद के आधार पर हिंसा की जाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं पुरुष वर्ग की प्रधानता। भारतीय समाज क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है, लेकिन प्राचीन काल से ही बात करें, लेकिन व्यापक रूप से बात करें तो भारतीय समाज पुरुष प्रधान रहा है और आज भी स्थिति कमोबेश वैसी ही है। जिन परिवारों में महिलाएं पढ़ी लिखी हैं वहाँ की स्थिति आज थोड़ी बहुत बदली है, लेकिन फिर भी जो महिलाएं चुनकर आती हैं, चाहे ग्राम प्रधान हो, चाहे वो बीडीसी हो, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे नगर पालिका अध्यक्ष हो, चाहे कोई मेयर हो, यदि महिलाएं चुनकर भी आती हैं, इलेक्शन जीतती हैं, उसके बाद भी उन्हें जो मुख्य कागजात होते हैं उन कागजातों पर हस्ताक्षर अपनी पति के अनुसार ही करने पड़ते हैं। पति चाहता है तो उन पर वो हस्ताक्षर करती हैं, पति नहीं चाहता तो उन पर हस्ताक्षर करने के लिए न करने के लिए बाध्य हो जाती हैं। इस प्रकार से पुरुष प्रधान समाज के द्वारा जो एक भावना बन गई है कि महिलाएं दोयम दर्जे की हैं, महिलाएं पुरुषों के बराबर नहीं है। इस प्रकार से पुरुष प्रधान वर्ग ने लिंग भेद के आधार पर हिंसा को जन्म दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, वो है समाज में भेदभाव की स्थिति। हम लोग देखते हैं समाज में जो भी हमारा रिसेंट समाज है जहाँ हम रह रहे हैं, उनके अंदर बालिकाओं के साथ बच्चों के जैसा व्यवहार नहीं किया जाता। यदि कोई लड़की घर से बाहर जाती है या कोई सामाजिक कार्य करना चाहती है तो वैसे ट्रीट नहीं किया जाता, वैसे उसके साथ व्यवहार नहीं किया जाता जैसा एक छात्र के साथ किया जाता है, बालक के साथ किया जाता है। इसलिए समाज में भी यह मनोविकृति है कि बालिकाओं का स्थान बच्चों के स्थान से निम्न है, उनमें वो क्षमताएं नहीं है जो छात्र के अंदर या बच्चे के अंदर होती हैं। इस प्रकार से समाज में भी भेदभाव की स्थिति देखी जाती है जो बालिकाओं के लिए हिंसा का कारण बनती है। नेक्स्ट देखते हैं, वो है बालिकाओं पर कठोर नियंत्रण। हमारे समाज में या भारतीय समाज की बात करें तो छात्राओं पर कठोर नियंत्रण स्थापित किया गया है। यहाँ पर लड़की को घर से बाहर जाने पर संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। खासतौर से आज उन परिस्थितियों की बात करते हैं, उन परिवारों की बात करते हैं जो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं। यदि लड़की परिवार से, गांव से शहर जाती है तो उसको संशय की स्थिति से देखा जाता है। घर वाले या परिवार वाले उस पर भरोसा नहीं करते। ये लड़की बाहर भी जाती है, कक्षा 8 की लड़की जाती है, उसका छोटा भाई कक्षा 5 का उसके साथ जरूर जाता है। तो इसका तात्पर्य ये है कि लड़कियों पर कठोर नियंत्रण रखा गया है, लड़कियों को बंदिशों में रखा गया है, लड़कियों को दबाव में रखा गया है। इस प्रकार से बालिकाओं पर कठोर नियंत्रण भी हिंसा का एक रूप है, जो हिंसा इस प्रकार से हिंसा उनके साथ की जाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं, बालिकाओं की कार्य क्षमताओं पर प्रश्न। जो भी महिलाएं होती हैं उन महिलाओं पर जो उनकी कार्य दक्षताएं होती हैं, उनकी कार्यशैली होती है, जो उनकी योग्यताएं होती हैं, उन पर संदेह किया जाता है। और सामान्यतः भारतीय समाज में माना जाता है कि लड़कियां या बालिकाएं बालकों के समान कार्य नहीं कर सकती, उनके अंदर वो क्षमताएं नहीं होती। जबकि स्थिति इसके उलट है, क्योंकि महिलाएं हर एक क्षेत्र में, चाहे वो वायुयान का क्षेत्र हो, चाहे वो हवाई जहाज की बात करें, हवाई जहाज चला रही हैं, रेलें चला रही हैं, समुद्र में जा रही हैं, अंतरिक्ष में जा रही हैं, तो कोई भी दुनिया का ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जहाँ पर महिलाओं ने अपने कामयाबी के झंडे न गाड़े हो। इस प्रकार से फिर भी महिलाओं के साथ क्या किया जाता है, उनकी कार्य क्षमताओं के आधार पर उनसे भेदभाव किया जाता है। जैसे हम बात करें, यदि एक ही कंपनी में, एक ही फैक्ट्री में, एक ही इंडस्ट्री में महिला और पुरुष दोनों कार्य करते हैं, बराबर घंटे काम करते हैं, उस स्थिति में भी उनका जो पुरुष होते हैं उनको ज़्यादा वेतन मिलता है, जो महिला होती हैं उनको कम वेतन मिलता है। यही स्थिति हम बात करें, बड़े लेवल की बात करें, हम क्रिकेट की बात करते हैं, जो महिला वर्ल्ड कप होते हैं उनमें उनका जो प्रायोजक होते हैं, उनकी जो पुरस्कार राशि होती है, पुरुष वर्ल्ड कप में जो प्रायोजक होते हैं
उस राशि से बहुत कम होती है। तो ये भी देखने को मिलता है कि महिलाओं के साथ न सिर्फ छोटे स्तर पर बल्कि बड़े स्तर पर भी कार्य क्षमताओं के साथ उनके साथ भेदभाव किया जाता है, जो उनके लिए जो हिंसा का कारण बनता है। अब नेक्स्ट है महिलाओं के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण। भारतीय समाज में चाहे प्राचीन मनुष्यों ने कुछ भी कितने भी उनकी क्षमताओं में उनकी प्रशंसा में कितनी भी बातें की हों, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं महिलाओं के प्रति प्राचीन काल से नकारात्मक दृष्टिकोण चला आ रहा है। जैसे हम बात करते हैं, जैसे तुलसीदास का दोहा है, सॉरी तुलसीदास का नहीं, रहीम का दोहा है, नारी की जाई परत अंधे होत भुजंग, रहमत उनकी क्या दशा जगत नारी के संग। हम एक तरफ तो नारी को देवी मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ महिलाओं के प्रति हमारा रवैया नकारात्मक है। अर्थात हमने ये मनोभाव बना लिए हैं कि महिलाएं परिवार के अंदर पैदा करती हैं, झगड़े पैदा करती हैं, महिलाएं जो होती हैं वो समाज में विघटन पैदा कर सकती हैं। इस प्रकार की कुछ नकारात्मक धारणाएं हैं जो महिलाओं के लिए हिंसा का कारण बनती हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने जो लिंग भेद था, लिंग भेद के स्वरूप थे, उसको हम लोगों ने जाना है। अब थोड़ा इसको आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। इसको मिटाता हूं मैं, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब देखते हैं यहाँ पर लिंग भेद। लिंग भेद को समाप्त करने के उपाय। लिंग भेद को समाप्त करने के उपाय। इसको देख लेते हैं। इसको मैं यहाँ पर लिखूंगा नहीं, पर लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं सिर्फ बताऊंगा कि पहला उपाय तो ये है कि जो भी महिलाएं हैं, जो भी परिवार हैं, उनमें ये इस बात को गहरे से बिठाया जाए। जो भी महिला माताएं हैं, जो भी माताओं के साथ साथ जो भी परिवार के सदस्य हैं, उनके अंदर ये बात गहरे से समझाई जाए, उनको गहरे से उनके अंदर बिठाई जाए कि लड़के और लड़कियों में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों ही भगवान का ईश्वरीय रूप हैं और उनके अंदर जितनी भी क्षमताएं होती हैं बराबर ही होती हैं, चाहे वो उसके अंदर हों चाहे महिलाओं के अंदर हों, लेकिन अपना इंडिविजुअल डिफरेंसेस सब में होते हैं, ठीक वैसे उनमें भी होते हैं। तो पहली बात तो ये हुई कि परिवार के अंदर जो भी सदस्य हैं उनको ये बात अच्छे से बताई जाए, अच्छे से एक दूसरे के द्वारा आपस में समझते हुए इस बात को बताया जाए कि जो भी बच्चे हैं, चाहे छात्र हों या छात्रा हों, बालक हों या बालिकाएँ हों, उनमें समान रूप से उनके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए, क्योंकि वो क्या है, एक ही ईश्वरीय सत्ता के अंश हैं। नंबर 2 की बात करेंगे हम, तो नंबर 2 की बात करेंगे कि कार्य क्षमताओं में जो महिलाएं होती हैं उनमें अंतर नहीं किया जाना चाहिए। बता देता हूँ यहाँ पर दूसरा नंबर है, जो महिलाएं कामकाजी हैं उनकी कार्य क्षमताओं पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि महिलाएं भी दुनिया की आधी आबादी हैं और उनकी उपेक्षा किया जाना बहुत ही गलत बात है, उनके साथ एक तरीके से अन्याय है। आधी आबादी के बिना पूरी दुनिया को विकसित किया जाना या विकसित करना या प्रगति के पथ पर चलाना संभव नहीं है। जब तक महिला सहयोग नहीं करेगी, महिला का विकास नहीं हुआ, तब तक समाज का विकास नहीं हो सकता। इसलिए इस बात को ध्यान में रखा जाए कि कार्य क्षमताओं के आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव न किया जाए, क्योंकि मैंने अभी बताया था महिलाएं पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं। चाहे हम भारतीय रेल की बात करें, चाहे हम भारतीय वायुसेना की बात करें, चाहे भारतीय नौसेना की बात करें, चाहे हम बम बंदूक की बात करें, महिलाएं एक से बढ़कर एक बेहतरीन उपलब्धि इस समाज को दे रही हैं, इस दुनिया को दे रही हैं
और उनका आज ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है यहाँ पर उन्होंने अपनी दखलंदाजी ना की हो, यहाँ पर उन्होंने अपनी कार्य क्षमताओं को सिद्ध न किया हो। इस प्रकार से हमें महिलाओं की कार्य क्षमताओं के आधार पर किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करना है। अब नेक्स्ट बात करेंगे, तीसरी बात करते हैं, तो वो ये है कि जो भी महिलाएं हैं उनको जो भोजन की बात करते हैं, उनको बच्चों के बराबर ही पौष्टिक भोजन दिया जाए। कभी भी महिलाओं या बच्चियों के साथ इस प्रकार से परिवार के सदस्यों द्वारा व्यवहार ना किया जाए कि वो बच्ची है वो हमारे ऊपर भार है और एक दिन वो दूसरे परिवार में चली जाएगी, दूसरे परिवार का कल्याण करेगी। लेकिन इस बात को अच्छे से मन से निकाल देना चाहिए, क्योंकि जो बहुएं या जो हमारे पुत्र हैं वो भी तो किसी की लड़कियां होंगी, वो भी तो किसी के जीवन की लाडली होंगी, किसी व्यक्ति की लाडली होंगी। तो इस प्रकार से वो तो एक सतत प्रक्रिया है, वो सबके साथ होता है। इसलिए हमें हमेशा बच्चियों के साथ किसी प्रकार से भेदभाव नहीं करना है। नेक्स्ट बात करेंगे उनकी शिक्षा की। लड़कियों के साथ सदैव ही शिक्षा के जो अवसर हैं उनको बच्चों के बराबर सुविधाएं देनी चाहिए, उनके विकास के अवसर समान रूप से प्रदान किए जाने चाहिए, क्योंकि लड़कियां किसी भी क्षेत्र में किसी भी तरीके से कम नहीं है। उनकी बौद्धिक क्षमताएं लड़कों से कहीं ज़्यादा हैं। हम पीएचडी की बात करें, इंजीनियरिंग की बात करें, मेडिकल क्षेत्र की बात करें, लॉ की बात करें, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं यहाँ पर लड़कियाँ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं और बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए समाज को एक अपना बहुमूल्य योगदान देती हैं। इस प्रकार से इस बात को हम पूरा करते हैं। नेक्स्ट है वो है जो भी बच्चियाँ हैं, जितनी भी बच्चियाँ हैं उनको जो उनकी कार्य दिशाएं मैंने बता दी हैं, उनको निर्णय की जो निर्णय क्षमता होती है उसमें उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। उनके सहयोग के बिना ये इस बात को महसूस किया जाए, इस बात को महत्व दिया जाए कि महिलाएं जितने भी परिवार डिसीजन होते हैं उसकी सलाह निश्चित रूप से ली जाए, ताकि जो भी निर्णय होंगे विभाग के स्तर पर होंगे, बहुत अच्छे से होंगे और जो भी कार्य करना है बेहतर तरीके से उसको संपादित किया जा सकता है। इस प्रकार से मैंने कुछ कारण बताए, आप और भी कारण हैं पढ़ लेना। लेकिन इसके बाद महिला सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय किया गया है, वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ाओ, इसको समझते हैं। इसके पीछे क्या कारण था, मैं अभी बता रहा था हिंसा के मोर्चे और खास तौर से लिंग भेद की बात कर रहा था मैं। तो मैंने बताया था लिंग भेद के कारण आज जो जेंडर गैप है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। महिला और पुरुष का जो अनुपात है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। इससे जो जनसंख्या का जो अनुपात है वो बड़ा होता जा रहा है और समाज में अनेकों तरह की कठिनाइयाँ आने की संभावना है। इसके पीछे अनेकों कारण हैं जो इस गैप को बढ़ा रहे हैं। हम बात करें आज़ादी की, आज़ादी के समय भी महिलाओं की स्थिति ठीक थी, लेकिन 2011 की जनगणना की बात करें, 2001 की जनगणना की बात करें, उस समय लगातार इसमें क्या हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। अर्थात पुरुष और महिलाओं के अनुपात में बढ़ोतरी हुई है, महिलाओं की संख्या निश्चित रूप से कम हुई है। हम इस बात को देखते हुए, भारत सरकार ने इस बात को देखते हुए कि किस प्रकार से महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाए, महिलाओं को बचाया जाए और महिलाओं को किस प्रकार से पढ़ाया जाए ताकि महिलाएं जागरूक होकर अपने अधिकारों को स्वयं प्राप्त कर सकें और अपने ऊपर होने वाले अत्याचार का वो डटकर मुकाबला कर सकें। तो इस प्रकार से जो स्थिति है वो हमें देखने को मिलती है। भारतीय प्रधानमंत्री PM नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी लिख देता हूँ यहाँ पर, 22 जनवरी 2015
2015 ईस्वी में क्या किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना थी, अभियान था, का शुभारंभ किया। और ये शुभारंभ कहाँ से किया, हरियाणा से किया। देख लेते हैं कहाँ से किया, ये हरियाणा से किया। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण था, लॉजिक था, वो ये था कि देश में जो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, सबसे ज़्यादा जो जेंडर गैप है वो कहाँ पर है, वो हरियाणा में ही है। तो इस स्थिति से, इस विपद स्थिति से बचने के लिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए, महिलाओं को पढ़ाने के लिए, महिलाओं को जागरूक करने के लिए, महिलाओं को समाज का एक अभिन्न अंग बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को क्या किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आरंभ की। और जिसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम आज देखने को मिल रहे हैं। लिंगानुपात में निश्चित रूप से वृद्धि हो रही है। हरियाणा में उम्मीद करता हूँ जब 2021 के आंकड़े आएंगे तो वहाँ पर भी निश्चित रूप से बेहतर नतीजे देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से महिलाओं को सशक्त करने के लिए, महिलाओं को सुशिक्षित करने के लिए, महिलाओं को शैक्षिक रूप से समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए, महिलाओं को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या किया गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई। और ये अभियान बदस्तूर जारी है। जब तक इसके लक्ष्य पूरा नहीं किया जाएगा तब तक मैं उम्मीद करता हूँ ये अभियान ऐसे ही सफलतापूर्वक चलता रहेगा। इस प्रकार से आज हम लोगों ने ये हिंसा के मोर्चे थे, उसमें हमारा दूसरा टॉपिक था, वो था लिंग भेद के आधार पर हिंसा। तो इस प्रकार से हम लोग इस टॉपिक को कवर करते हैं। और आज के इस सेगमेंट में बस इतना ही। इससे संबंधित आपको कोई भी क्वेरीज करनी है तो कमेंट सेक्शन में जाएं, मैं वहाँ पर उसका समाधान दूंगा। धन्यवाद।